हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में हर वीडियो की तरह तो मुझे लिखकर बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये भी आप बताते रहिए, जैसे कि आप में से अधिकांश बच्चे बताते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम का, क्योंकि कल जब मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था, तो मुझे लगा इसको 2 पार्ट में बना देना चाहिए। तो हमने अपने पार्ट 1 में, जिसने भी नहीं देखा हो वो पहले उसको देख ले, फिर इसको भी देख ले। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ओके, जिसका एक फैक्टर राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम भी था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। अब जो नए नए किंगडम राइज हुए थे यहाँ पर, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक किंगडम को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा था कि आपको सारे के सारे जितने भी रूलर हुए थे उन किंगडम के सब बताऊं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि आगे के चैप्टर्स में फिर इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो हम वहीं पर ही डिस्कस करेंगे। अभी केवल उतना ही जितना आपको जरूरत भर का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको जो है दिया जा रहा है, ओके, तो मैं पेन सेट कर रहा था, मैंने आपके लिए पेन सेट कर लिया और अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए चैप्टर क्या है हमारा, या टॉपिक क्या है? टॉपिक है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम इन 18th सेंचुरी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं 18th सेंचुरी का मतलब समझ रहे हो आप? कब से कब तक के पीरियड को हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। ओके, तो हो सकता है कईयों को लगता हो कि 1800 समथिंग 18th सेंचुरी होता है, पर पहले तो आपके यहीं पर ही कंफ्यूजन दूर करते हैं। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेकर के 1800 तक का जो पीरियड होता है उसको हम 18th सेंचुरी कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंचुरी किसको कहते हैं? 0 से लेकर के 100 तक, ना कि 101 से लेकर के 200 तक। समझ गए होंगे, समझदार हैं आप लोग, मैं समझ सकता हूं। चलिए, तो पहला जो किंगडम है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैदराबाद। हमने कल के वीडियो में भी हैदराबाद के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, कमरुद्दीन खान के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में भी हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है स्टेट ऑफ हैदराबाद। इट वॉज फाउंडेड बाय, इसकी फाउंडेशन किसने की थी? इसकी फाउंडेशन की थी मीर कमरुद्दीन खान ने, जिसको आगे चल के कई नामों से जाना गया, हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक नोबल था, कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर के एक नोबल था ये। और ये जो है किसके समय पर एक नोबल के तौर पे प्रसिद्धि इसने पाई? फारूक सियार। किसके समय पर? फारूक सियार। याद है आपको फारूक सियार को हम और किस नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में? आप फटाफट लिख के दीजिए, फारूक सियार का इतिहासकार उसे किस नाम से उसकी आलोचना करते हैं? जल्दी से लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, क्योंकि ऐसा करने से फायदा ये होता है। क्या फायदा होता है? आदत आती है आंसर लिखने की, सीखने की। ठीक है, और दिमाग पे जोर पड़ेगा आपके अगर आप कोशिश करेंगे कुछ चीजें रिमेंबर करने की। ठीक है, तो चलिए ये हो गई हमारी बात, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। आगे के हमारे पॉइंट्स हैं, इन्होंने क्या किया? एक इंपॉर्टेंट काम किया, सैयद ब्रदर को उखाड़ के फेंक दिया। सैयद ब्रदर कल की क्लास में पढ़े थे ना हमने। सैयद ब्रदर कौन है? सैयद ब्रदर ये वही 2 भाई हैं। कौन कौन से? सैयद उबैदुल्ला खान और सैयद हुसैन अली, जो किंग मेकर के तौर पे काम करते थे। आपको बताएं इन्होंने कितने राजाओं को बदल दिया। इनका जो है इंपॉर्टेंट रोल फारूक सियार के में भी था। इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है रफी उद दौला के में भी था। इनका इंपॉर्टेंट रोल, या इनकी वजह से ही रफी उद दरजात भी बादशाह बना था, और उसके बाद मोहम्मद शाह भी बादशाह बना था। 4 राजाओं को इसने स्टेब्लिश किया इन लोगों ने। ठीक है, उनको उखाड़ फेंकने का काम किसने किया था? मीर कमरुद्दीन खान ने। किसने किया था? मीर कमरुद्दीन खान। ठीक है, तो इसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ये जो है किंग मेकर कौन थे? सैयद ब्रदर, याद रखना। और फारूक सियार के समय पर किंग मेकर के तौर पर काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी सैयद ब्रदर ने। एक बार फिर दोनों भाइयों के नाम याद रखो, सैयद उबैदुल्ला खान और सैयद हुसैन अली। याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि आप तो 10 सिटी टॉपर के स्टूडेंट हैं, भूल भी जाएंगे दोबारा पूछेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी वीडियो में पूछ सकते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी वीडियो में आप वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे अपने किसी भी प्रश्न को किसी भी वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी उत्तर दूंगा। बस आप आदत तो डालिए पूछने की, आप आदत तो डालिए पढ़ने की, ठीक है। और आप में से अधिकांश बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, जैसा कि मुझे समय समय पर बताते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है मोहम्मद शाह के समय पर गवर्नर बनाया गया डेक्कन का। कहां का गवर्नर बनाया गया? डेक्कन का। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया का पार्ट, ठीक है, डेक्कन का गवर्नर बनाया गया। इसको कई तरह की टाइटल मिली, जैसे एक टाइटल मिली इसको चिन कुलिच खान। तो इसको जो चिन कुलिच खान की टाइटल मिली थी, ये किसने दी थी? ये टाइटल दी थी औरंगजेब ने। आप यहां से देखो, ये टाइटल दी थी औरंगजेब ने चिन कुलिच खान की, ठीक है। अगली टाइटल स्क्रीन पे आप ध्यान देना, मेरी तरफ कम ध्यान देना, स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको स्क्रीन पे ही पढ़ा रहा हूं, राइट। तो अब देखिए दूसरी टाइटल है निजाम उल मुल्क। ये जो निजाम उल मुल्क टाइटल है, ये किसने दी थी? ये टाइटल दी थी फारूक सियार ने। किसने दी थी? फारूक सियार ने। मैंने यहां एरो लगा दिया। फिर एक है आसफ जाही। आसफ जाही टाइटल जो है किसने दी थी? ये दी थी मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? ये देखिए एरो जा रहा है मेरा यहां पर, ये पहुंचा मोहम्मद शाह ने। तो इसको 3 टाइटल प्राप्त थी, ये इन नामों से भी जाना जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चिन कुलिच खान किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क किसने? फारूक सियार ने। और तीसरा है आसफ जहां, ये किसने? मोहम्मद शाह ने। बहुत मजबूत नोबल बन गया था एक समय पे आते आते, और ये अपने सारे फैसले खुद करता था, यानी बादशाह कहीं पीछे हो गया था। और मोहम्मद या मीर कमरुद्दीन खान अपने फैसले, शासन के फैसले खुद करने लगा, ठीक है। इसके बाद ये अपने क्षेत्र में अपनी मर्जी से मनसबदार को अपॉइंट करने लगा, और साथ ही साथ जागीर भी अपनी मर्जी से दे रहा था, जो आगे चल के एक बड़ी जागीरदारी क्राइसिस के रूप में उत्पन्न हुआ। जागीर भी कैसे दे रहा था? अपनी मर्जी से दे रहा था ये। और बादशाह क्या करता था? बादशाह से केवल परमिशन ली जाती थी, बादशाह कहता था परमिशन ग्रांटेड, बिकॉज द बादशाह वॉज क्वाइट वीक, इनएफिशिएंट। और हम किस बादशाह की बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को प्यार से इतिहासकार क्या बोलते हैं? वही जो रंगों में रहता था गीला। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मोहम्मद शाह को इतिहासकार किस उपनाम से, आलोचनात्मक नाम से पुकारते हैं? याद रख के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है इनके बारे में कि मुगल एम्परर जो है वो मेयरली कंफर्म करता था, कंफर्मेशन देता था कि जो भी फैसला आपने लिया है मेरी तरफ से परमिशन है, ओके। अब इसने क्या किया? मीर कमरुद्दीन खान ने क्या किया? इसने हैदराबाद में एक नए वंश की स्थापना कर दी। और वो नया वंश कौन सा है? वो नया वंश है आसफ जाही वंश, आसफ जाही डायनेस्टी, ठीक है। नई डायनेस्टी की इसने स्थापना की। और ये जो स्थापना इसने की कहां की? हैदराबाद में, ठीक है। ये इसका शासन कब से कब तक रहा? 1724 से लेकर के 1748 तक, ओके। यानी कि सेम ईयर जब मोहम्मद शाह मरा था, ठीक है। और मोहम्मद शाह शासक कब बना था, बादशाह कब बना था? 1719 में। उसके 4 साल बाद या 5 साल बाद इसने एक अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है। और इसने अपने लिए टाइटल इस्तेमाल किया निजाम। इसीलिए हैदराबाद के जितने भी शासक हुए, जितने भी रूलर हुए, उनको निजाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हैदराबाद के निजाम कहलाए। और इसके बाद जितने भी इनके सक्सेसर आए वो सब निजाम कहलाए। यानी भारत की आजादी तक जो है वहां का शासक निजाम कहलाया, ठीक है। और आखिरकार जो अंतिम निजाम था वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चला जाता है, वो भी निजाम ही कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके समय पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो चल रही थी किसके साथ? मराठों के साथ में, ठीक है। मराठे कौन? जो महाराष्ट्र के क्षेत्र के मराठे थे, शिवाजी वाले। लेकिन शिवाजी इस समय मर चुके थे, शिवाजी अब जीवित नहीं थे। उनके जो है वंशज आगे शासन कर रहे थे। हम अभी पढ़ेंगे जब मराठों के केस में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार जो है राजा राम का शासन हुआ। फिर शाहू जी जो है कहाँ थे, जेल में थे, कैसे आए। मैंने आपको कल के वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहादुर शाह फर्स्ट ने यानी मुअज्जम ने जो है शाहू जी को जेल से रिहा कर दिया था, ठीक है। चलो तो मराठे को जैसे ही मौका मिला उन्होंने ये पावर या ये सत्ता अपने हाथ में ले ली,
ओके, इन्होंने क्या किया, दे अटैक्ड हैदराबाद एंड इम्पोज द एनुअल टैक्स। एक ये टैक्स लेते थे चौथ, ठीक है, ये चौथ करके एक टैक्स लेते थे। चौथ का क्या मतलब होता है, 1/4, ठीक है। तो जो भी टोटल रेवेन्यू है उसका 1/4 पार्ट कौन ले जाएंगे, मराठे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और अगर हैदराबाद के शासक निजाम अगर मराठों को चौथ टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, मराठे उनके राज्य पर सीधा सीधा कब्जा कर लेंगे। तो एक तरह से समझे तो ये उनको जो है सुरक्षा कर देते थे, यानी सिक्योरिटी टैक्स के तौर पर दिया करते थे, और ये चौथ वसूलते थे, ठीक है। निजाम जो थे यहाँ पर वो कंटिन्यूसली अपने आपस में, मराठा और निजाम इनमें आपस में स्ट्रगल चलता रहा, और फाइनली जो है ये मराठों के कब्जे में आ गए, ठीक है। इसके अलावा जो है इनका निजाम और तेलुगु वॉरियर कहलाते थे नायकास, ठीक है, नायकास, इनके साथ भी कंटिन्यूसली स्ट्रगल चलता रहा, और इसके अलावा जो है ब्रिटिशर्स के साथ भी स्ट्रगल चलता रहा, यानी इस समय तक अंग्रेज मजबूत हो रहे थे, ठीक है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, जो पहला बड़ा युद्ध अंग्रेजों ने भारत में लड़ा था, वहां से जो है अंग्रेजों की सत्ता भी स्थापित होने लगी थी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा पीछे का हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो इस समय अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहानी थी हैदराबाद की। अब जो हम अगले पार्ट में चलेंगे तो अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, ठीक है। तो बंगाल, पहले तो हम ये समझते हैं कि बंगाल जो है, अच्छा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने तो वाला ही हूं, लेकिन उससे पहले आप लिख दो कि बंगाल की स्थापना किसने की थी। मैंने अपने जो है इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया है, ठीक है, यानी इस टॉपिक के पार्ट 1 में आपको जानकारी दी है कि बंगाल की जो है स्थापना किसने की थी, आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल कितना बड़ा एरिया था, तो बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा शामिल होता था, आज का बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा होता था, और कुछ हिस्सा जो है जो आज का असम वगैरह है वहां का हिस्सा भी इसका होता था। यानी बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, कितना, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा होने के साथ साथ एग्रीकल्चरली जो है काफी डेवलप था, यानी कि ये एरिया रेवेन्यू अच्छा देता था, इस पर सबकी नजर रहती थी, अंग्रेजों की भी, मुगलों की भी, और बाहर से आने वाले दूसरे शासकों की भी, और साथ ही साथ वहां के जो सूबेदार बनाए जाते थे उनकी भी पूरी कोशिश रहती थी कि हमें एक मौका तो मिले, सत्ता छीन लेंगे, ठीक है, और वही यहां पर किया। तो यहां हुआ क्या, मुर्शीद कुली खान नाम का व्यक्ति था जिसे यहाँ पे दीवान बनाया गया। दीवान कौन होता है, एक तरह से आप प्राइम मिनिस्टर समझ लें, या फिर जो है जिसके पास रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा जितना भी कर वसूलने का अधिकार होता है उस अधिकारी को दीवान बोलते हैं। इसको जो है वहां का दीवान अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा, तो किसने किया था, ये औरंगजेब ने अपने कार्यकाल के समय पर किया था। किसको, मुर्शीद कुली खान को, ठीक है। फिर क्या हुआ, फारूक सियार आया, ठीक है, फारूक सियार वही जिसको सैयद ब्रदर की सहायता से सत्ता मिली थी। फारूक सियार ने इसी व्यक्ति को यानी मुर्शीद कुली खान को वहां का सूबेदार बना दिया। कहां का सूबेदार बना दिया, बंगाल का। आप मेरे साथ बोलते रहो, मैं बार बार ये चीजें ऐसे इस तरह से सवाल करके क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप दिमाग में बैठा लें। मैंने बोला कहां का सूबेदार बना दिया, साथ साथ बोलते रहो सर बंगाल का, ठीक है। आपकी आवाज भले मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन मेरा जो एक संदेश है वो आप तक पहुंचेगा, और आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी। जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप इसी वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट करके बताएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैंने जो है जिन बच्चों की या कुछ बच्चों की या फिर बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि यूट्यूब तो एक ऐसा माध्यम है यहाँ से लाखों बच्चों की मदद हो सकती है। बस आप इसे जो है शेयर जरूर करते रहिए, और मुझे यकीन है वीडियो तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो फटाफट जो है लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इनको सूबेदार बनाया गया बंगाल का, कब, 1717 में, 1717 में। या फिर मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इसलिए सवाल कर रहा हूं, आपको बताना है फारूक सियार जो ये बादशाह था, फारूक सियार, इसका जो है शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। बीच में 1717 तो आएगा ही आएगा, अब कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था ये आपको बताना है, ठीक। आगे बढ़े। टेकिंग द एडवांटेज, फायदा लिया गया किस चीज का, वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। और सेंट्रल अथॉरिटी में वीक कौन हो रहा है, ये सारे के सारे तो वीक थे,
फारूक सियार, उससे पहले जहांगीर शाह, उससे पहले बहादुर शाह, या फारूक सियार के बाद में रफी उद दर्जात या रफी उद दौला या फिर मोहम्मद शाह, ठीक है, या फिर अहमद शाह, या और आगे बढ़ जाएं तो सारे के सारे तो वीक थे। इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया किसने? अपने मुर्शीद कुली खान ने। और मुर्शीद कुली खान ने फायदा उठा करके बंगाल में जो है अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश कर लिया। क्या कहा इसने? जाओ, हम नहीं मानते तुम्हें, ठीक है, हम आज से बंगाल के आजाद शासक हैं और ये बंगाल के नवाब कहलाए, ठीक है, बंगाल के नवाब कहलाने लगे, राइट। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम, ताकि मुगलों का किसी तरह से हस्तक्षेप ना हो, इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली। पहले राजधानी ढाका में थी, ठीक है, ढाका आज भी किसी देश की राजधानी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ढाका आज किसकी राजधानी है, ठीक है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, लिखने की आदत जरूर डाल दीजिए, इसके बगैर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, ओके। तो यहां क्या हुआ? इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी चेंज की ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है? ये नए शहर की स्थापना की थी और अपने ही नाम पे कर दी, क्योंकि इसका नाम क्या था? मुर्शीद। मुर्शीद से मुर्शिदाबाद, अपने नाम पे एक नई राजधानी स्थापित कर ली। आगे बढ़े हम, थोड़ा सा जो है स्क्रॉल कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ही एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसने जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी स्टेब्लिश किया, क्योंकि ये काबिल था, ये एफिशिएंट था, ठीक है, ये एबल था, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए ऐसा कर पाया। तो इसने जो है क्या किया? इसने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पे स्टेब्लिश किया। इसने जो है रेवेन्यू सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया ताकि बेहतर और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। बंगाल इस समय तक रिचेस्ट प्रोविंस हो गया था, ठीक है, यानी जितने प्रोविंस थे उन सब में से सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला, सबसे ज्यादा कर देने वाला यानी रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाला प्रोविंस था इस समय, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुर्शीद कुली खान की हो जाती है डेथ। कब? 1727 में। और उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो है शुजाउद्दौला। कौन बनता है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कब तक शासन करता है? वो 27 से लेकर के 1739 तक वो शासक रहता है, ठीक है। 1727 से 1739 तक कौन शासक रहता है? शुजाउद्दौला। अभी आगे के चैप्टर में हम बंगाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारे शासकों के नाम बताऊंगा, ठीक है। जैसे शुजाउद्दौला के बाद अलीवर्दी खान आया, अलीवर्दी खान के बाद जो है सिराजुद्दौला आया, सिराजुद्दौला मारा गया, ठीक। फिर उसके बाद मीर कासिम आया, मीर जाफर आया, माफी चाहेंगे, पहले मीर जाफर आया, फिर मीर कासिम आया, फिर से मीर जाफर आया, ठीक है, फिर निज़्मुद्दौला आया जो आखिरी था, ओके। इन सब के बारे में बताएंगे, डोंट वरी, आप बस बने रहें और सारे के सारे वीडियो देखें। केवल आपके अपनी क्लास के ही वीडियो ना देखें, क्योंकि पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए तो आपको हर एंगल से समझना पड़ेगा ना, तब आपको हिस्ट्री अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, तो देखिए, शुजाउद्दौला जिसने 1727 से 1739 तक शासन किया, इसके बाद जो है अलीवर्दी खान जिसने 1739 से 1756 तक शासन किया, ठीक है। और इस पीरियड में जो है बंगाल एक पीस स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देने वाला क्षेत्र बन गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला बादशाह आता है सिराजुद्दौला, जिसकी अभी हमने बात की थी। सिराजुद्दौला के समय पर करप्शन बहुत बढ़ गया, ऑफिशियल कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है, जितने भी बड़े अधिकारी थे वो सब कंट्रोल से बाहर थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जो है निग्लेक्टेड था, आर्मी ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड थी, सिराजुद्दौला का कहीं ध्यान नहीं था, ठीक है। इसी समय इसका लाभ उठाने वाले अंग्रेज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है इसका लाभ उठाया, ठीक है, और उन्होंने जो है अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। कहां पर? बंगाल में, ठीक है। और इस तरह से पसारते पसारते जो है यहां पर गड़बड़ हो गई सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के साथ, ठीक है। तो दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से सिराजुद्दौला को हरा दिया। कैसे? धोखे से, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत सारे युद्ध धोखे से ही जीते, लेकिन हम जब कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, है ना, जब युद्ध हो रहा है तो सब कुछ जायज है, ओके। आगे बढ़ते हैं, फाइनली जीता कौन? अंग्रेज। बस बात खत्म हो गई। कैसे जीते ये अलग बात है, ओके। तो यहां पर बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया, और केवल हार गया बल्कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया। यहां पर
बंगाल को कब्जे में कर लिया गया, ईस्ट इंडिया के कब्जे में आ गया, ठीक है। और उसके कुछ सालों के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ये अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। ओके, ऐसे आप पढ़ते चलिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो साथ साथ पूछते चलिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ या मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं हर जगह बोलता हूँ, आस्क योर डाउट्स इमीडिएटली व्हेन इट जनरेट, डोंट वेट फॉर द फ्यूचर टाइम, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, आस्क योर क्वेश्चन इमीडिएटली व्हेन योर डाउट जनरेट, ठीक है, तभी वो क्लियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आगे इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अवध, ठीक है। अवध, यही कौन सा अवध? उत्तर प्रदेश का रीजन, ठीक है। तो अवध के क्षेत्र में कौन कौन से बेसिकली क्षेत्र आते थे? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, वाराणसी, ये क्षेत्र जो है अवध के क्षेत्र में आते थे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 1722 में मोहम्मद शाह इस समय बादशाह था मुगलों का, ठीक है। जैसे मेरे पहले क्वेश्चन से यहाँ मैं फिर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे मोहम्मद शाह का पूरा कार्यकाल लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कैसे लिखेंगे? मोहम्मद शाह 17 इससे लेकर के 17 इस तक इनका शासन था, लिख डालो, ठीक है, आदत आएगी, ठीक। कोई यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब क्या करोगे? करना तो पड़ेगा, है ना, तो करो। ओके, तो इसके बाद जब हम बात करें मोहम्मद शाह के समय पर 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खान को अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? गवर्नर बना दिया, मतलब सूबेदार बना दिया। कहाँ का? अवध का, ओके। और उसको एक नई टाइटल दी। अब उसकी टाइटल कौन सी थी? टाइटल थी उसकी बुरहान उल मुल्क। क्या टाइटल थी? बुरहान उल मुल्क, ये उसकी टाइटल थी। और उसने समय ना गवाते हुए तुरंत अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कहा, मोहम्मद शाह बादशाह, आप बादशाह मुगलों के बने रहें, लेकिन हम अपने क्षेत्र के नवाब हैं, ठीक है। तो ये वहां के नवाब के रूप में कहलाने लगे। चलिए, तो ये काबिल व्यक्ति था, इसने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन अवध में स्टैब्लिश किया। इसने जितने भी जो है बड़े जमींदार थे, उनका विद्रोह अगर हुआ, उसे क्रश कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया, सुप्रेस कर दिया। इसने एक लॉ एंड ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया और एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करके दे के दिखाया, ठीक। इसके बाद ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, वो अपने जो है दिमागी ताकत के लिए, अपने जो है विचारधारा के लिए, अपने जो है इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था, वो करेज के लिए जाना जाता था। उसने यहाँ पर जो है पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल अफेयर से अपने राज्य को वो दर्जा दिया जो उस समय किसी और राज्य का नहीं था। अवध को मोस्ट प्रोस्पेरस बनाया। अवध को आर्ट आर्किटेक्चर के रूप में इतना ऊपर लेकर के गया जितना कोई और नहीं लेके जा पाया था, ठीक है। ओके, तो इसकी डेथ होने के बाद इसका दामाद, सन इन लॉ, जिसका नाम था सफदरजंग, सफदरजंग अगला कौन बनता है? नवाब। क्या बनता है? नवाब, ठीक है। कौन बनता है? सफदरजंग। कौन था? सादत खान का दामाद था, सन इन लॉ था। कब बनता है? 1748 में। तो इसको जो है साथ साथ जो है इसको वजीर भी बना लिया जाता है। मुगल बादशाह ने वजीर भी बना लिया, उसके साथ साथ जो है ये अवध का इंडिपेंडेंट नवाब भी था। इसने अपने एरिया में बहुत लंबे समय तक पीस, प्रोस्पेरिटी जो है वो शो की, और उसकी वजह से अवध जो है एक प्रोस्पेरस राज्य बन पाया, ठीक है। हालांकि सबका कंबाइंड रोल होता है, किसी एक का नहीं है। तो सादत खान का कुछ रोल था, इसके बाद सफदरजंग का कुछ रोल है, सुजाउद्दौला का रोल है, सबका अपना अपना रोल है, ओके। तो यहाँ पर जो है अथॉरिटी ऑफ अवध, यहाँ क्या हुआ, इधर पे रोहिलखंड है, ठीक है। रोहिलखंड कहाँ पर है? ये एक टेरिटरी है दिल्ली के ईस्ट में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत इंप्रूव किया, ठीक है। और एक स्टेबल गवर्नमेंट इन्होंने भी दी, किसने? सफदरजंग में। और जो रोहिलखंड तक इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ा दी, ठीक है। रोहिलखंडों के ऊपर कब्जा नहीं किया, अभी रोहिलखंड तक इनका एरिया बढ़ गया था। इनके समय पर ट्रेड और कॉमर्स अवध में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा, फूला फला, ओके। इसके बाद आर्मी इन्होंने ऑर्गेनाइज की, मजबूत आर्मी बनाई। फर्टाइल लैंड के लिए इन्होंने जोर दिया, ठीक है। नई नई जमीनों को जो है फर्टिलिटी के तौर पर, यानी वहां पर कैनाल ले जाना, इरिगेशन को मजबूती देना, इस तरह के सारे काम किए। इससे फायदा क्या हुआ?
रेवेन्यू बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसान भी खुश, बादशाह भी खुश, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत, आर्मी भी मजबूत, सब कुछ अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी किसको बनाया, लखनऊ को। तो अवध की राजधानी क्या थी, लखनऊ। ओके, तो लखनऊ को जो है इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाया। ये लखनऊ जो है वो आर्ट और कल्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई, आज भी तो लखनऊ जानी जाती है, ठीक है। नवाबों की नगरी के नाम से कौन सी नगरी है, अपनी लखनऊ ही तो है। चलो, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे फ्लरिश होता है, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। आप में से अधिकांश लोगों ने जो है, बच्चों ने बड़ा इमाम बाड़ा देखा होगा, ठीक है। तो वही बड़ा इमाम बाड़ा वो इनके समय का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लखनऊ या अवध के बारे में। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैसूर के किंगडम और उसके शासक हैदर अली के बारे में। इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति बिल्कुल ये था, यानी अंगूठा छाप था, अनपढ़ था, उसके बावजूद छोटी सी पोजीशन से, सेना में एक छोटी सी पोजीशन से महाराज, बादशाह, सुल्तान, कुछ भी कह लो, वहां तक पहुंचता है, ठीक है। समझ सकते हो कितनी काबिलियत रखता होगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि जो है घी सीधी उंगली से निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, पर उसके लिए भी तो काबिलियत होनी चाहिए ना। चलिए, तो देखिए मैसूर के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द अर्ली 18th सेंचुरी मैसूर वॉज रूल्ड बाय हिंदू किंग, एक हिंदू किंग के द्वारा रूल किया जा रहा था। जो जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस समय जो यहाँ का राजा था उसका नाम था राजा चिक्का राजा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है चिक्का राजा जो है, इनका शासन यहाँ पे चल रहा था। तो अब क्या हुआ, ये जो किंगडम है इसकी स्थापना कैसे होती है, विजयनगर किंगडम के ब्रेकडाउन होने पर यहाँ पर जो है इसकी स्थापना होती है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। अब ये जो है धीरे धीरे जो है वॉर में एंगेज हो गया, इनका अस्तित्व जो है खत्म होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेना के अंदर मैसूर में, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे जो है जो चिक्का राजा थे, इनके अपने जो है जो प्राइम मिनिस्टर या जो दीवान थे, ठीक है, दीवान का नाम था नंजराज, नंजराज, ठीक है। और एक जो है इनके जो मिलिट्री कमांडर थे, उनका नाम था देवराज। इन्होंने जो है धीरे धीरे यहाँ पे किंगडम को इस्टेब्लिश कर लिया और चिक्का राजा और इनके परिवार को बेदखल कर दिया, ठीक है। अब नहले पे दहला जवाब देने के लिए तैयार हो रहे थे हैदर अली, राइट। चलो, अब आपको जो है ये सब तो नहीं पढ़ना है, इसलिए हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। हम हैदर अली को पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हैदर अली ने ही इंडिपेंडेंट राज्य स्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हैदर अली ने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम किसके नाम से, मैसूर के नाम से स्टेब्लिश किया, हैदर अली के द्वारा। हैदर अली एक फुट सोल्जर था। फुट सोल्जर कौन होता है, बिल्कुल आर्म सोल्जर, जो सबसे निचले स्तर पर होता है आर्मी के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो है वो ऐसे डेवलप होता गया, ऐसे डेवलप होता गया कि उसने जो है 1761 तक अपने आप को मजबूत कर लिया और वो राजा तक बन गया, मैसूर का राजा बन गया। कौन, हैदर अली, ठीक है। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, तो यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ेंगे। जो 4 युद्ध लड़े थे मैसूर के साथ में, वो भी पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। तो देखिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैसूर जो है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंगडम बना दिया गया। क्यों, क्योंकि हैदर अली उतना उसका बड़ा विजन था, वो इतना समझदार, इतना कैपेबल था, इसीलिए तो ऐसा हो पाया, ठीक है। दो इलिटरेट, मतलब अभी आपको बताया था हैदर अली इलिटरेट था, भले ही वो इलिटरेट था, हैदर अली वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। उसकी जो है पूरी नज़र जमींदार और इंपॉर्टेंट मेजर्स पर रहती थी। उसकी कोशिश पूरी रहती थी ताकि जो है वो अपने राज्य को, अपने किंगडम को जो है मजबूत और एक जो है ऐसा राज्य बना सके जहां से रेवेन्यू बड़ी मात्रा में कलेक्ट किया जा सके, मजबूत आर्मी स्टेब्लिश की जा सके, ठीक है। क्योंकि इसको किसके साथ लड़ना था, इसको अंग्रेजों के साथ लड़ना था। अंग्रेजों के साथ लड़ा भी, पहले युद्ध में अंग्रेजों को हराया भी इसने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसने जमींदारी प्रथा को सुधारा, इसने जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। इसने जो है यहाँ पे आर्मी को मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज का मतलब होता है जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया।
वो मॉडर्न वेपन्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए? फ्रांस की मदद से, ठीक है, फ्रेंच लोगों की मदद से इसने अपने मॉडर्न आर्मी मजबूत की। ओके, फिर इसके बाद एक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। मैंने आपको बताया था ना कितने मैसूर वॉर होते हैं? चार मैसूर वॉर होते हैं। उनमें से जो है जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर के, ठीक है, कब से होता है? 1767 से लेकर के 1769 तक। तो 1769 में जब ये वॉर चल रहा था, यहां पर ये वॉर कंप्लीट होता है और इसने अंग्रेजों को हरा दिया। उस समय अंग्रेजों को हराना कितनी बड़ी बात थी, ठीक है, इसने अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मैसूर मजबूत राज्य के तौर पर ग्रो हुआ। मैसूर जो है यहाँ पे बड़े और मजबूत राज्य के तौर पे जाना जाने लगा। ओके, और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। कब? 1782 के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है और नया बादशाह बनता है, नया यहाँ पर राजा बनता है, वो होता है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान अगला बादशाह बनता है। टीपू सुल्तान को जो है इतिहासकार टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी पुकारते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान का मानना था कि 100 दिन कायर से जीने से बेहतर है, यानी 100 दिन कायर जैसे रहकर जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, ठीक है। क्या गजब की बात कही है। तो ये इसलिए इसे जो है टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। इसने भी अपने फादर की तरह मॉडर्न वेपन इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। ये भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। इसने अपनी मॉडर्न नेवी तैयार की, ठीक है, और किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर के, ठीक। ही टुक मैनी मेजर्स टू फ्लरिश इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। अपने स्टेट की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इसने बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए और साथ साथ जो है इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज किया। इसने एग्रीकल्चर में जो है नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। इसने जो है यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड को इम्प्रूव किया, बढ़ावा दिया, टैक्स कम किए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार कर सकें और उससे लोगों का प्लस राज्य का दोनों का फायदा होगा अगर व्यापार बढ़ेगा तो, ठीक। फिर इसके बाद 1799 में इसने क्या किया? एक वॉर चल रहा था जिसको हम बोलते हैं कौन सा वॉर? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1799 में इसकी डेथ हो जाती है। यहां से जो है इसकी कहानी खत्म, ठीक है। इसकी कैपिटल जो थी श्रीरंगापट्टनम, यहां पे ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है, ठीक। इतना था किसके बारे में? मैसूर के बारे में। अब हम अगले जो है छोटे सा किंगडम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो है रोहिलखंड, ठीक है, रोहिलखंड। तो रोहिलास जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? अफगान लोग थे। ये अफगान लोग यहाँ पे बस गए थे किस क्षेत्र पर? आज का जो हमारा मुरादाबाद और बरेली का क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तभी इस जगह को आज भी रोहिलखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है जब नादिर शाह इन्वेड करता है? आप मुझे फटाफट बता दो कि नादिर शाह किस साल भारत को इन्वेड करता है, इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं, 17, आगे वाला आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ? जब नादिर शाह ने मुगलों पर हमला किया, मुगलों को लूटा, तो मुगल कमजोर हो गए। जब मुगल कमजोर हुए तो ये फाइनल ब्लो के तौर पे समझा गया कि अब तो मुगल कमजोर हो गए, तो रोहिल्लास भी जो है इसी बीच में अपने आप को मजबूत करने लगे, ठीक है। तो वीक मुगल का फायदा उठा करके अली मोहम्मद खान जो एक रोहिला थे, अफगान की एक ट्राइब के सरदार थे, उन्होंने जो है इस जगह पर इंडिपेंडेंट कंट्रोल करके अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इट लेटर केम टू बी नोन एज रोहिलखंड, और इनके नाम से इस जगह को, इस क्षेत्र को, इस किंगडम को किस नाम से जानने लगे? रोहिलखंड के नाम से, ठीक। फिर देखिए, देयर वर कांस्टेंट क्लैशेस बिटवीन द रोहिलास एंड द किंगडम ऑफ अवध, दिल्ली, जाट्स एंड मराठा। अब लगातार आपस में तो युद्ध चलेंगे ही, सो इनके भी चलते रहे, कौन सी नई बात है ना। अगर आपस में लड़ेंगे नहीं तो फिर जो है काम भी कैसे चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लोग भी ऐसे लड़ते रहे और कमजोर भी हुए साथ में। इसके बाद छोटा सा इंपैक्ट डालने वाला एक और किंगडम है, वो है द जाट्स। अब हम जाट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जाटों का एरिया कौन सा है? वही ये जो आज भी जिस एरिया के लिए जाट जाने जाते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है वहां पर, यानी गंगा यमुना द्वाब के आसपास वाला रीजन, और राजपूताना ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न राजपूताना यानी राजस्थान का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के करीब है, ठीक है, ईस्टर्न राजपूताना।
इस एरिया में जो है जाट्स रहा करते थे और इस क्षेत्र में जाटों का कब्जा हो गया और जाट ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश किया। पहले तो हम ये समझे बेसिकली जो जाट हैं वो क्या है, वो जो है पीजेंट्स थे, किसान थे, फार्मर थे, ठीक है। तो इनके समय पर एक इनका लीडर हुआ जिसका नाम था गोकुल। गोकुल ने जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ 1669 में, कब 1669 में, और 1669 में बादशाह कौन था मुगलों की तरफ से, उस समय औरंगजेब बादशाह था। इस समय जो है इनका हुआ क्या, विद्रोह। गोकुल ने जो है यहाँ पे एक रिवेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। हालांकि उस विद्रोह में जो है गोकुल को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन गोकुल को प्रसिद्धि मिल गई। ओके, फिर इसके बाद आगे चल करके सूरजमल की लीडरशिप में भरतपुर की स्थापना हुई, जो इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्टेब्लिश की, ठीक है। यहां से एक किंगडम के तौर पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। दे अटेंड द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, अब इन्होंने राजनीतिक इंपॉर्टेंस भी हासिल कर ली। 17th और अर्ली 18th सेंचुरी के बीच में इनका कब्जा जो है दिल्ली और आगरा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर इनका कब्जा हो गया था। ना दिल्ली में ना आगरा में, इतना याद रखना, ठीक है। ना दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तो मुगलों का कब्जा था, ठीक है, और आगरा में भी इनका कब्जा नहीं था। तो इसके बीच के क्षेत्र में इसके कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं, वो हैं जैसे चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे रणधीर सिंह, इसके अलावा जो है जवाहर सिंह, ऐसे बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे आगे उनको। यहाँ पर इतना ही, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, गोकुल, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बादशाह नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो हिंदू थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है शासक यहाँ पर हुए। जाट्स वर एग्रीकल्चरलिस्ट, मैंने बताया था ना, बेसिकली जाट्स जो है क्या है, वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, यानी जो एग्रीकल्चर का काम वगैरह देखने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो है डेवलप इन्होंने पानीपत और बल्लभगढ़, दो ऐसी जगह थी जिनको ट्रेड के लिए यानी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे इन्होंने इनको डेवलप कर दिया, ठीक है। अब जो अगला जो इंडिपेंडेंट किंगडम है वो है राजपूत किंगडम, ठीक है। अभी अकबर के समय तक जो है राजपूत किंगडम जो यहाँ पर था वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम के तो तौर पे काम कर रहा था, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन अकबर या उसके आगे आने वाले बादशाहों के समय पर वो इनके सबऑर्डिनेशन में थे, ठीक है। अकबर ने डायरेक्ट हस्तक्षेप कभी नहीं किया, लेकिन सबऑर्डिनेशन में थे। लेकिन अब जाकर के इन्होंने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो है राजपूतों ने भी अकबर के समय से लेकर के, तब तो इनके एलाइज के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब की नीतियों से परेशान होकर के ये अब उनका एलाइज नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। तो दूरियां बढ़ती चली गई। 18th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन ये भी आपस में बटे हुए थे और आपस में इनकी जो है लड़ाइयां चलती रहीं। मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स इन्वॉल्व इन पेटी क्वेरल्स, छोटे छोटे इश्यूज पर जो है उनके आपस में अपने झगड़े बने रहे, ठीक है, और सिविल वॉर भी होता रहा। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर का मतलब होता है जब अपने ही देश के अंदर दो ग्रुप आपस में आर्म्ड रेवल कर देते हैं, यानी हथियारों के साथ हमला कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे युद्ध को हम सिविल वॉर बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन लेते हैं राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, या सवाई राजा जय सिंह, जिनका शासनकाल जो है 1681 से 1743 तक रहता है। ये जो है एक बहुत ही रिनोन्ड राजपूत रूलर के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है, रिनोन्ड राजपूत रूलर के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। इसी केवल यही नहीं, इन्होंने जो है यहाँ पे टीचिंग को इंकरेज किया, लर्निंग ऑफ साइंस को इंकरेज किया, और इसी के चलते जो है इन्होंने कई ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया, ठीक है। वो ऑब्जर्वेटरी में अगर हम समझें तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ये इन्होंने ऑब्जर्वेटरी का भी यहाँ पर निर्माण करवाया था। सो विद दिस द राइज ऑफ मराठा, इसके साथ साथ मराठा की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी, और यहाँ पर जो है किसी तरह से जब मराठा इंप्रूव हुए या मराठा की ग्रोथ हुई तो राजपूत डिक्लाइन होने लगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंडिपेंडेंट किंगडम है वो है पंजाब, ठीक है। अब हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब, यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं आखिरी सिख गुरु यानी 10वें सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की, खालसा की,
ठीक है, इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई और उसका नाम दिया खालसा, राइट। अब इस समय पर जो है जब इन्वेजन हुआ यहाँ पर किसका, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, तो इनको भी रोहिल्लोस की तरह इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने भी अपना मजबूत किंगडम स्टेब्लिश करने के बारे में सोचा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की तो डेथ हो गई थी। कब? गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है 1708 में। औरंगजेब की डेथ के बस थोड़े ही समय के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके इस काम को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बंदा बहादुर को। किसको जाता है? बंदा बहादुर, जो सिख गुरु के नाम से तो नहीं जाने, लेकिन जो है गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में, और उसको आगे फर्दर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको जाना जाता है बंदा बहादुर। इनकी लीडरशिप में जो है आगे लंबे समय तक सिखों के साथ मुगलों का युद्ध या विरोध या विद्रोह चलता रहा। यहाँ सिख ने जो है अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब जो है मुगलों के अधीन नहीं रहने वाले हैं। ऑन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अपना जो है खुद का एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ तक था? तो रिवर सतलुज से लेकर के, रिवर सतलुज इन द वेस्ट एंड रिवर यमुना इन द ईस्ट, इस बीच का जो रीजन है वो सिखों ने अपना किंगडम मान लिया, बना लिया, मान लिया नहीं बना लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, 18 सेंचुरी तक जो है यानी आधी 18 सेंचुरी तक हम क्या देखते हैं कि जो सिख ग्रुप हैं वो यहाँ पे डिवाइड थे। ठीक है, किसमें? मिसल्स में। यहाँ पे कितने मिसल्स थे? 12 मिसल्स थे। 12 मिसल्स में सिख बटे हुए थे। ठीक है, तो आपको ये सब कहानी की तरह आप सुनते चले जाएं, कितना अच्छा लग रहा होगा मैं समझ सकता हूं, और एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। फिर एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को, बेकार में शेयर करके किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि जिसे पढ़ना ही नहीं है वो इतने बड़े लंबे वीडियो नहीं देख सकता। ठीक है, और पढ़ने वाले वीडियो तो लंबे होते हैं, ये डांस वाले वीडियो थोड़ी ना है जिसमें जो है 2 मिनट 3 मिनट में मजा आ गया। ठीक है, पढ़ने वाले वीडियोस जब लंबे वीडियोस होंगे, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मजा उसी में आएगा। ठीक है, और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट इन वीडियोस के थ्रू बड़े ही आनंदमयी रूप से पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है आप स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रही है तो फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पे जो है मिसल्स कितनी डिवाइड थी? 12 मिसल्स। 12 मिसल्स में जो यहाँ पर डिवीजन था, हर एक मिसल का अपना एक लीडर था। यहाँ एक लीडर जो था वो था राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह एक ऐसे ही मिसल के लीडर थे और उनके मिसल का नाम था शुक्र चकिया मिसल। ठीक, तो राजा रंजीत सिंह जो है 18 सेंचुरी के अंत में आते आते जो है जो शुक्र चकिया मिसल्स के थे, इन्होंने जो है सभी मिसल्स को इकट्ठा किया और एक बड़ा राज्य इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कहां पर? वेस्ट ऑफ रिवर सतलुज अंडर हिज कंट्रोल एंड इस्टेब्लिश अ पावरफुल सिख एम्पायर इन द पंजाब रीजन। ठीक, इसके बाद राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। कब? इनकी डेथ हो जाती है 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सिख एक बार फिर से कमजोर हो जाता है। ठीक है, सिख और एंग्लो युद्ध होते हैं जिसे हम एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं, राइट। और एंग्लो सिख वॉर खत्म होने पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में पूरा एरिया अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, तो वो आगे के पढ़ने का विषय है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अब इनके मरने के बाद में जो है लिख रहे हैं यहाँ पे 1839 से 1840 तक ये एरिया सिखों के अंडर में आने लगा, ये एरिया अंग्रेजों के अंडर में आने लगा और सिख कहीं ना कहीं फिर यहाँ से खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? राजनीतिक रूप से खत्म हो गए। ओके, इसके बाद जो है अगला किंगडम है वो है मराठा। ठीक है, मराठा बहुत ही पावरफुल जाति, ट्राइब महाराष्ट्र की। ठीक, तो अब हम मराठों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ याद रखिएगा हम शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो है मराठों का वो फेस पढ़ रहे हैं जो लेटर मुगल के पीरियड में आता है। तो यहाँ देखिए जो है 17 सेंचुरी तक मराठे जो है शिवाजी के समय पर 17 सेंचुरी तक मराठे क्या करते थे, वो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा इनके जो है सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इनके यहाँ सामंतवादी व्यवस्था के तहत सामंत हुआ करते थे, जैसे कि जमींदार जागीरदार होते हैं, इस तरह से उनके लिए काम किया करते थे। शिवाजी के लीडरशिप में मराठे यहाँ पर ग्रो कर गए। शिवाजी के लीडरशिप में मराठे ग्रो कर गए। क्यों भाई, बात समझ आ रही है ना सभी को?
सभी को अगर बात समझ आ रही है तो एक बार जरूर लिखकर बताओ कि आपको सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता लगेगा और मैं उसी हिसाब से और ज्यादा आपके लिए एनर्जेटिक होके पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि अगर आपको मुझे एनर्जेटिक देखना है, आपको जो है यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। और जितने ज्यादा वीडियो पर जो है लाइक्स और शेयर होंगे उतना ही ज्यादा आप हमें एनर्जेटिक देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। मराठों को जो है यहाँ पे शिवाजी ने मजबूत किया। इन्होंने पुणे को जो है कैपिटल सिटी बनाया, ठीक है। और इसके साथ साथ शिवाजी ने यहाँ पर अपने किंगडम को सपोर्ट बढ़ाने के लिए दो पावरफुल वॉरियर जाति थी। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं देशमुख और दूसरी थी कुनवीस, ठीक है। एक है देशमुख, दूसरी कौन है? कुनवीस, राइट। देशमुख कौन होते हैं? जो छोटे रीजन के सरदार होते थे, यानी देश के प्रमुख, देशमुख। और कुनवीस कौन होते हैं? कुनवीस जो है पीजेंट पास्टोलिस्ट हैं। पास्टोलिस्ट हम उन लोगों को बोलते हैं जो चरवाहा होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर के आते जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम पास्टोलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं को जो है ये कुनवीस बोलते हैं। तो यहाँ पर देशमुख और कुनवीस, इनकी सहायता से जो है शिवाजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया, ठीक है। इसको जो है बैकबोन ऑफ मराठा कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे ये पूछा जाता है बैकबोन ऑफ मराठा कौन सी दो ट्राइब को कहते हैं, तो वो देशमुख और कुनवीस, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे, अब क्या हुआ 1717 में औरंगजेब की डेथ के बाद में शाहू जी जो थे वो कौन थे? ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। इनको बहादुर शाह फर्स्ट ने छोड़ दिया, ठीक है। 1707 में बहादुर शाह ने इनको रिलीज कर दिया। जब इनको रिलीज किया तो ये अपने क्षेत्र में गए। अपने क्षेत्र में गए तो पता चला ताराबाई, ठीक है। ताराबाई कौन है? ताराबाई इनकी चाची है। कौन है ताराबाई? ताराबाई इनकी चाची है, ठीक है। तो ताराबाई यहाँ शासन कर रही थी अपने अल्पवयस्क यानी माइनर सन के बिहाफ पर। और माइनर सन का क्या नाम था? उनका नाम था शिवाजी सेकंड, ठीक है। उनके नाम से ये शासन कर रही थी। जब इन्होंने कहा कि चाची जी छोड़िए, अब हम संभालेंगे, चाची ने कहा नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हुआ? दोनों के बीच में युद्ध हुआ और एक सिविल वॉर जो है यहाँ पे छिड़ गया। चाची और उनके भतीजे के बीच में, दोनों के बीच में सिविल वॉर छिड़ा। इस सिविल वॉर के बाद में फाइनली जो जीत हासिल हुई, कंप्लीट, आसानी से नहीं हुई थी, बहुत मुश्किल था। ताराबाई ने बहुत अच्छा चेक दिया, ठीक है। लेकिन फाइनली ओवरऑल जो जीत हासिल हुई वो शाहू की हुई, ठीक है। शाहू जो है यहाँ पर जीत गया, ओके। अच्छा, तो इसके बाद जो है शाहू जीत गया तो शाहू यहाँ का शासक बन गया, ठीक है। लेकिन शाहू जो है बहुत अच्छे से व्यवस्था चला नहीं पाया, तो इसको जो है चलाने का श्रेय जाता है, वो जाता है पेशवाओं को, ठीक है। अब पेशवा कौन थे? तो हम यहाँ समझते हैं। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री थे। हम पेशवा को जो है समझ सकते हैं, ये जो है एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। धीरे धीरे जो है सारी सत्ता इनके हाथ में आती चली गई। शाहू जो है कहीं पीछे होते चले गए, ठीक है। तो पेशवा के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। अब देखिए, पेशवा के हाथ में पूरी सत्ता आ गई, यानी पेशवा जो है वो डोमिनेंट हो गए, राइट। अब लोगों की नजर में केवल पेशवा ही पेशवा थे, पेशवा ही मेन शासक हैं मराठों में। तो यहाँ पर जो है 1713 में शाहू ने एक पेशवा को, एक व्यक्ति को पेशवा बनाया, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए गए या प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। बालाजी विश्वनाथ एक काबिल व्यक्ति थे और बालाजी विश्वनाथ ने जो है यहाँ पर अपने राज्य को यानी मराठों को एक मजबूत राज्य स्थापित करके शिवाजी को दिया। इन्होंने ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। विद द हेल्प ऑफ शाहू जी कंट्रोल द मराठा चीफ। इन्होंने शाहू जी की मदद से जितने मराठा चीफ थे जो छोटे छोटे एरिया पे शासन कर रहे थे, उन सबको भी कंट्रोल किया, ठीक। इसके बाद इन्होंने जो है फारूक सियार को मजबूर कर दिया। फारूक सियार को मजबूर कर दिया किस काम के लिए? कि जितना भी क्षेत्र शिवाजी के समय पर था मुगलों से, वो सारा का सारा वापस लेने पर मजबूर कर दिया फारूक सियार को। ये इनकी काबिलियत है, यानी शिवाजी के लीडरशिप में जितना भी क्षेत्र मराठों के पास था, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है वापस करना था। किसको? मुगलों को, ठीक है। किसको वापस करना था? मुगलों को वापस करना था, शाहू को वापस करना था, या हम यूं समझे बालाजी को वापस करना था, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद में बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पर एक सेपरेट एरिया, या बालाजी विश्वनाथ ने यहाँ पर
टैक्सेशन को मजबूत करने के लिए एक नए तरीके से सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सरदार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जो क्या काम करेंगे, जो टैक्स वसूलेंगे। तो इनके टैक्स की दो कैटेगरी थी, एक चौथ, एक सरदेशमुखी। चौथ में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो टैक्स लेते थे वो 1/4 लेते थे, सरदेशमुखी में 1/10 लेते थे। ये टैक्स लेने की दर थी। ठीक है, इसके बाद अब जो है थोड़ा सा पेशवाओं के बारे में दिया गया है। तो इनकी डेथ के बाद में जो अगले पेशवा बनते हैं वो है बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, जिनका शासन 1720 से लेकर के 1740 तक था। ये बालाजी विश्वनाथ के बाद में अगले पेशवा बनते हैं। इन्होंने, ये सबसे ज्यादा काबिल पेशवा भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा फैलाया। ठीक है, इन्होंने मालवा को एनेक्स किया, इन्होंने गुजरात को एनेक्स किया, इन्होंने बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिलाया। इन्होंने जो है निजाम ऑफ हैदराबाद, कौन, वही निजाम जो कमरुद्दीन खान के सक्सेसर थे, जो निजामुल मुल्क के सक्सेसर थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया थे ना, वो 2-3 टाइटल जो कमरुद्दीन खान को दी गई थी, तो वही निजाम जो है, और आसफ जाही भी डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, तो उसके सक्सेसर को हराया और वहां से जो है टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। कितना कलेक्ट करना शुरू किया, चौथ 1/4 पीछे बताया था। ठीक है, एक बार आप अगर कोई भी चीज देखनी होती है एक बार पीछे जाकर के वीडियो को फिर से देख लो। ठीक है, क्या क्या परहेज है इसमें। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ फाइटिंग पेशवा। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि विच पेशवा इज नोन एज फाइटिंग पेशवा। तो क्या नाम है, बाजीराव फर्स्ट। कौन फाइटिंग पेशवा के नाम से जाने जाते हैं, बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद अगले जो है पेशवा आते हैं जिनका नाम है बालाजी बाजीराव। क्या नाम है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है ये वो पेशवा है जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय पर पेशवा थे। यानी इनका शासन कब तक था, इनका शासन था 1740 से लेकर के 1761 तक, यहां तक इन्होंने शासन किया और ये अगले पेशवा बनते हैं। ठीक है, साहू जी इनके समय पर मर जाते हैं और साहू जी के मरने के बाद में इन्होंने किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं लेने दी, अब पेशवा ही सब कुछ हो गए। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव became the ruler of मराठा। कंप्लीट पावर बालाजी बाजीराव के पास आ जाती है। He shifted his capital to पुणे। ठीक है, सतारा से इन्होंने जो है पुणे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली, जो कब के समय पे थी, उस समय थी शिवाजी के समय पर। ठीक है, अच्छा, मराठा पावर जो है यहाँ पर अपनी सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंच गई थी, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ अभी बताते हैं। मराठा एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी अप टू पंजाब, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद, ये सारा का सारा एरिया जो है वो मराठों के कब्जे में आ गया था। मराठा यहाँ पे सुपर पावर बन चुके थे। ठीक है, लेकिन इनकी सुपर पावर पे जो है कालिक पोथने वाला व्यक्ति तैयार खड़ा था, वो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, ऊपर भी बताया था 1761 में। ठीक है, किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। अब देखिए क्या हुआ, एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होती है, ओपन कन्फ्लिक्ट, थर्ड बैटल अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दोनों के दोनों फोर्सेस लड़ती हैं, कब, जनवरी 1761 में। जनवरी 1761 में दोनों के बीच में बैटल होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानी जाती है ये। ठीक है, और इसमें जो है नजीब उद दौला, जो कहाँ का था, रोहिलखंड का। अब क्योंकि आप सबसे दुश्मनी ले लोगे तो आपकी मदद कौन करेगा। ठीक है, तो मराठों ने भी सबसे दुश्मनी ले ली, तो मदद कौन करेगा भाई। तो जो रोहिलखंड के थे नजीब उद दौला और सुजाउद्दौला अवध के थे, इन्होंने जो है अफगान की मदद की, यानी मराठों की मदद नहीं की, अब्दाली की मदद की। और मराठों का कोई भी अलायंस नहीं था। अब कोई भी अलायंस नहीं था तो हार निश्चित है। इस युद्ध में जो है मराठों की तरफ से लगभग 28,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, इतने सोल्जर्स मारे गए, बहुत सारे घायल हुए। पेशवा जो है इस बैटल के कुछ समय के बाद में मार दिया गया। मार दिया नहीं गया, मर गया, बीमारी से मर गया, अफसोस से मर गया। उसके पुत्रों की हत्या हुई थी इस बीच में, उसको सुन करके मर गया। ठीक है, तो इतना परेशान हुआ कि उसकी डेथ हो गई इस बैटल के जस्ट कुछ ही समय के बाद में। ये बैटल जो है बहुत ही डिसिसिव बैटल थी और इस बैटल की वजह से अब ये क्लियर हो गया कि अब अगले जो है मजबूत मराठा यहाँ पर नहीं रहेंगे।
ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि मराठा अब मजबूत प्रजाति के तौर पर नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में मराठा अब नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे इस घटना का सबसे बड़ा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। किसने उठाया? अंग्रेजों ने, क्योंकि इसके बाद अगली जो है सत्ता स्थापित करने का जो काम है वो अंग्रेज ही करने वाले हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि मराठे हार गए। तो बड़े ही आसान से कारण है। अब आपने मेरे साथ पूरा का पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब बचा ही क्या है। ठीक है, अब कारण तो आप अपने आप भी बता देंगे क्या क्या कारण थे। पहला कारण, मराठा एलोन पोसेस्ड द स्ट्रेंथ। इन्होंने सोचा कि हम अकेले ही पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा पूरी दुनिया सब कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने जो है यहाँ पर प्रोसेस्ड द स्ट्रेंथ टू फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम। इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, और पॉलिटिकल विजन में भी कम थे ये। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो देयर वाज नो यूनिटी बिटवीन मराठा चीफ। मराठा चीफों में ही आपस में उतनी अच्छी यूनिटी नहीं थी, वो खुद ही आपस में लड़ते रहते थे। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में लिखते हैं कि मराठा लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ अदर रूलर्स। क्योंकि बाकी सभी रूलर्स की सपोर्ट तो मराठों के पास बची नहीं। क्यों नहीं बची भाई? क्योंकि सबके साथ आप युद्ध कर रहे हो और अलग अलग जिनकी भी टेरिटरी है उनसे जाके आप 1/4 यानी चौथ टैक्स कलेक्ट करोगे तो कौन आपका साथ देगा? कोई भी आपका साथ नहीं देगा, और वही हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मराठा वर नॉट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम कहें तो अब्दाली के कंपैरिजन में मराठा सरदार इतने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे। ठीक है, और ड्यू टू विच दे लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब उनकी प्रजा, उनके जहाँ पे वो शासन कर रहे हैं, उनके अलायंस, वो सबसे जो है उनकी दूरियां बढ़ती चली गई, उनका भरोसा वो नहीं जीत पाए। फिर मराठा मेड नो अटेम्प्ट इन द मॉडर्नाइज देयर आर्मी। अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज करने में मराठा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जैसे कि टीपू सुल्तान हैदर अली ने दिखाया था, ऐसे मराठों ने जो है कोई खास इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। और ये सारी की सारी मिस्टेक प्रूव हुई फैटल, जिसकी वजह से इनका अपना शासन खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने जो है इतनी सारी चीज़ों को अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो है ही। पूरे वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे, मैं कहता हूँ 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, 4 बार देख लें, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ये निर्भर आप पे करता है कि आप कितना अच्छा इससे 1 बार में, 2 बार में समझ पाते हैं। लेकिन 3 बार देख लें, 4 बार देख लें, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, और लेकिन चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर होगा। कोई भी एक छोटी से छोटी बात भी मैंने आपको छुड़वाई नहीं है। ठीक है, तो एंड में फिर कहेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को देखने के लिए और द सिटी टॉपर परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।